नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है श्री एजुकेशन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 25 जनवरी जो एग्जाम हुआ था एसएससी सीजीएल का, उसमें जो जीएस के क्वेश्चन आए थे उनको इस वीडियो में हम देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो आपने होप देख चुके होंगे, जो हमने रिव्यू किया है 7 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक जो भी एग्जाम हुए हैं उन सब का रिव्यू किया है। ये रिव्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो को देखने के बाद आप जान जाएंगे कि रिव्यू कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने हमारे ये रिव्यू नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। अगर आप फ्यूचर में एग्जाम देने वाले हैं इसका आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आप वीडियो देख के खुद ही समझ जाएंगे। बहुत कम समय में आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए, अगर आप हमारे नए व्यूअर्स तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए हम 2-3 वीडियो कम से कम डेली लाते रहते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड होते हैं, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। देखिए, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, हु इन्वेंटेड एस्पिरिन। हु इन्वेंटेड एस्पिरिन, तो ये फेलिक्स हॉफमैन ने इनका इन्वेंशन किया था। जो एस्पिरिन हम सब जानते हैं, एक मेडिसिन होती है जो फीवर पेन आता है उसमें यूज़ की जाती है। तो ये जो हैं हमारे बहुत बड़े केमिस्ट हैं, तो इन्होंने इन्वेंशन किया था। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि मजुली आइसलैंड ये कहाँ पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड है, रिवर आइसलैंड। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइसलैंड है। आइसलैंड को हिंदी में कहते हैं द्वीप। आइसलैंड को हिंदी में कहते हैं द्वीप। और ये कहाँ पर है दोस्तों? ये आसाम में है। अगर ये पूछ लिया जाए ये किस नदी में है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी में। जो ब्रह्मपुत्र नदी ज़्यादातर चीन में बहती है। ये हमारे जो अरुणाचल प्रदेश में वहाँ से दिबांग से ये आती है, जो दिबांग जगह है वहाँ से ये एंटर करती है भारत में। उसके बाद ये अरब सागर में गिर जाती है। अरब सागर में गिरने से पहले ये जो है गंगा नदी के साथ मिल जाती है। ये दोनों ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी मिलके एक सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। मार्बल इज विच टाइप ऑफ रॉक। देखिए, पहले क्वेश्चन आया हुआ था वही जस्ट रिपीटेड है, तो आपको पता लग जाएगा। मैं वही बताने वाला हूँ, आपको पता लग जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए ये सब इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन जो रिपीटेड है वही आ रहे हैं, जो या तो रिपीटेड है या तो एक दूसरे से लिंक्ड है। जो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ इसका सोल्यूशन, उसके लिंक्ड क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि एक्सपेक्टेड क्या आ सकते हैं। अगर वो आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा, अगर आपको याद होंगे, तो बहुत अच्छे से आप 50% से ऊपर मार्क्स कर सकते हैं जीएस में। क्योंकि एग्जाम बहुत ये लेंदी है, 30-32 दिन का एग्जाम है। उनके पास क्वेश्चन खत्म हो गए तो वही रिपीट कर रहे हैं या उससे रिलेटेड पूछ रहे हैं ये। तो मार्बल इज विच टाइप ऑफ रॉक। जो मार्बल है वो किस टाइप का रॉक है, तो ये मेटामॉर्फिक टाइप का है। तो आपको याद होना चाहिए जो टाइप ऑफ रॉक, तीन टाइप के रॉक होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। जो पहला तुम्हारा ये हो गया मेटामॉर्फिक हो गया, यही मेटामॉर्फिक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा हो जाएगा सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री, इसे दोस्तों अवसादी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? अवसादी चट्टाने। अवसादी चट्टाने। और इसको रूपांतरित चट्टाने कहते हैं। रूपांतरित चट्टाने। ठीक है दोस्तों, एक और होता है आखिरी, ये इग्नियस। इग्नियस, इसे दोस्तों आग्नेय कहते हैं। आग्नेय चट्टाने कहते हैं। ठीक है, एक और नाम इसका है हिंदी में, वो मुझे याद नहीं, मगर इसको हिंदी में आग्नेय भी कहा जाता है, आग्नेय चट्टाने कहा जाता है। ठीक है, तो ये टाइप हैं, इन्हें याद कर लीजिए। जो मार्बल है इसी टाइप का है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो बृहदेश्वरा जो टेम्पल है ये कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। जो बृहदेश्वरा टेम्पल है, देख सकते हैं ये वाला टेम्पल है, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, अगर ये पूछ ली जाए ये तमिलनाडु में कहाँ है, तो ये थेंजावियर में है ये। ठीक है, ये अगर इसकी हिस्ट्री पूछ ले जाए ये किसने बनवाया था, तो ये याद रखिए ये चोल वंश ने बनवाया था इसे। चोल वंश ने। ठीक है, ये बनवाया था चोल वंश ने। इंग्लिश में कहते हैं चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी। ठीक है, ये चोल वंश ने बनवाया था।
अब पूछ लिया जाए चौल वंश में किस राजा ने बनवाया था, उस राजा का नाम ही यही था, याद हो जाएगा आपका, राजा चोला। ठीक है, राजा चोला ने बनवाया था। तो ये सब हो जाएगा, ये सब आप याद कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज है, ये यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया हुआ है। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया हुआ है, ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। एंटी मैटर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर क्या है, मतलब इसके ऑपोजिट, तो ये पॉजिट्रॉन है। ये मतलब एंटी मैटर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट क्या है, पॉजिट्रॉन है। तो पॉजिट्रॉन क्या है, बस्ट जैसे इसका चार्ज, इस पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इस पे भी उतना ही चार्ज होगा, मगर ये चार्ज नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन पर, इस पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस पे जो मास होगा वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, याद रखिएगा 31 किलोग्राम माइनस, तो इसका भी वही मास वही होता है, इसका भी मास क्या होता है, वही होता है, ठीक है। और प्रोटॉन का आप याद रख लेंगे, प्रोटॉन का मास इससे ज्यादा होता है, m = 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ये ज्यादा है, ये कम है, ठीक है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको पहले वाले क्वेश्चन सब याद होंगे जो पूछे गए हैं, तो कितने सारे क्वेश्चन का आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं विद इन सेकेंड। तो आपका कितना समय बच जाएगा और स्कोर भी हो जाएगा। इंडियन रेल कनेक्टेड हाउ मैनी स्टेशन, मतलब इंडियन जो रेल है वो कितने स्टेशन को कनेक्ट करती है, तो 7112 इसका आंसर है। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया, जो फ्रेश वाटर लेक है जो सबसे बड़ी, कहाँ कौन सी है, वो बैकाल झील है। कौन सी है, बैकाल झील है। ये पूछ लिया जाए कहाँ पे है, रूस में है ये, रशिया में है ये, ठीक है। ये रूस में है या रशिया में। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि दुनिया का मतलब सबसे बड़ा वो, तो ये आप याद रखिए, लेक सुपीरियर, लेक सुपीरियर। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, ये फ्रेश वाटर है, ध्यान से दीजिए, फ्रेश वाटर। ये बाय सरफेस, सरफेस के हिसाब से दुनिया का जो सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है वो है लेक सुपीरियर। मगर अगर गहराई के डीपेस्ट की बात की जाए, डीपेस्ट के हिसाब से तो बैकाल है ये, दुनिया का सबसे गहरा जो ये है वो जो लेक है वो बैकाल झील ही है, ठीक है, बैकाल। अगर सरफेस की बात की जाए तो ये आएगा, सरफेस की बात की जाए तो कौन सा आएगा, लेक सुपीरियर आएगा। कौन सा, लेक सुपीरियर। और इंडिया में हम सब जानते हैं वुल्लर झील, वुल्लर झील, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये वुल्लर लेक जो है वो कहाँ पे है, वो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। जो वुल्लर लेक है वो कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। ये हो जाएगा, वुल्लर लेक कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है। इसके अलावा तो कुछ नहीं पूछ सकता। ये पूछ सकता है ये लेक सुपीरियर कहाँ पे है, ये नॉर्थ अमेरिका में है, यूएसए में है ये, ठीक है, ये यूएसए में है, ठीक है। और ये बैकाल तो यहाँ रूस में हो गया, और ये जम्मू कश्मीर में हो गया। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। ये भी पूछ ले जाए अगर, दोस्तों ये आएगा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक दुनिया में, ये तब आप बताएंगे सुपीरियर लेक। अगर पूछ लिया जाए दुनिया का सबसे बड़ा झील, ये ना बोला जाए खारे पानी का कुछ भी, दुनिया का सबसे बड़ा जो झील है वो पूछ लिया जाए आपसे कौन सा है, तो आप ये रखेंगे वो कैस्पियन सागर है। कौन सा है, कैस्पियन सागर, ठीक है। और चलिए ठीक है, ये सब पूछ सकता है। ये रूस में है, रूस में कहाँ पे है, याद रखिए साइबेरिया में, ठीक है, साइबेरिया में। रूस की राजधानी पूछ लिए जाए तो रूस की राजधानी आपको मालूम होना चाहिए, वो मॉस्को है, मॉस्को, ठीक है। ठीक है, ये मॉस्को राजधानी। विद विच सपोर्ट इज पूर्वी चंडेला एसोसिएटेड, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। और पूर्वी जो चंडेला है उसका रिलेशन किस सपोर्ट से है, वो शूटिंग प्लेयर है दोस्तों, एक शूटिंग प्लेयर है, ठीक है, वो एक शूटिंग प्लेयर है। इन्हें वो प्राइज मिला हुआ है, अर्जुना खेल अवार्ड मिला हुआ है इन्हें, इसलिए ये आया था। अब ये पूछा गया था क्वेश्चन, फर्स्ट वुमेन इन स्पेस, दुनिया की वो पहली वुमेन कौन सी है जो स्पेस पर गई थी, तो वो रशिया की है,
वो वैलेंटीना तेरेस्कोवा है। वैलेंटीना तेरेस्कोवा है, वो रशिया की है, वो रूस की है, ठीक है, वो रूस की है। इनकी पिक्चर ये है, इनकी पिक्चर ये है, ठीक है। अगर ये पूछ लिया जाए दोस्तों कि ये जो है ये गई कब थी वहां पे, मतलब ये स्पेस में कब गई थी, तो आप याद रखेंगे 1963 में गई थी ये, 6 जून 1963 में गई थी, ठीक है। अगर भारत का पूछ लिया जाए कौन है, तो भारत का हम सब जानते हैं, कल्पना चावला। कल्पना चावला ये कब गई थी? ये अमेरिका नासा की ओर से गई थी, इंडियन ने भेजा था, इन्हें नासा ने भेजा था। ये 1997 में गई थी, ठीक है। एक ट्रेजेडी हुई थी जिसमें इनकी मृत्यु हो गई थी, वो 2003 को जो ट्रेजेडी हुई थी, 2003 को जो ट्रेजेडी हुई थी, 1 फरवरी 2003 को जो ट्रेजेडी हुई थी, उसमें इनकी वापस आते समय मृत्यु हो गई थी कल्पना चावला की। इनके साथ इनको मिलाकर 7 वैज्ञानिक थे, वो मारे गए थे। देखिए उनकी पिक्चर है ये जो सातों थे ये मारे गए थे, वापस नहीं आ पाए थे ये हमारी कल्पना चावला है, ठीक है। द चार मीनार एक कहाँ पे है? चार मीनार कहाँ पे है दोस्तों? ये चार मीनार हैदराबाद में है। चार मीनार कहाँ पे है? हैदराबाद में। बहुत अच्छी जगह है ये, यहाँ पे हैदराबाद में। और हैदराबाद कैपिटल है, ये पूछा गया था क्वेश्चन, ये तेलंगाना का कैपिटल है। जब से आंध्र प्रदेश, एपी और तेलंगाना अलग अलग हुए हैं, तो हैदराबाद किसकी राजधानी हो गई है? तेलंगाना की। और हैदराबाद तेलंगाना में ही आता है। और एपी की राजधानी जो हो गई है वो अमरावती है, अमरावती। याद रखिएगा दोस्तों, अमरावती, अमरावती, ठीक है। तो एपी की राजधानी अमरावती है, और जो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है, तो इसे आप याद रखेंगे। और चार मीनार पूछा जाए कब बनाया गया था? ये 1591 में बनाया था। इतिहास में एक वो था, मतलब एक और वंश चलता था, जब मुगल वंश चल रहा था उसके साथ एक और वंश चलता था, वो कुतुब शाही वंश था। उसके जो 5वें राजा थे उसने बनवाया था, ठीक है। उसका जो 5वां राजा था उसका नाम था मोहम्मद कुली कुतुब था, मोहम्मद कुली कुतुब शाही, उसने बनवाया था। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसके वंश को हमें हिस्ट्री में पढ़ना नहीं है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। बस उन्होंने एक ही काम किया था, हैदराबाद का जो फाउंडर थे, हैदराबाद को जो की खोज की थी, हैदराबाद को जो बनाया था हैदराबाद, वो इन्हीं वंश ने बनवाया था, ठीक है। फाउंडर ऑफ हैदराबाद जो सिटी है, उसके जो फाउंडर है वही कहलाते हैं, वो कुतुब शाही की जो वंश है वही, ठीक है। जिसने बनवाया था ये चार मीनार, उसका नाम अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, नाम उसका है ये कुतुब कुली कुतुब शाही, ठीक है। मोहम्मद कुली कुतुब शाही, ये कुतुब शाही वंश का था, ये 5वां राजा था, कुतुब शाही वंश का जो था 5वां राजा था। द नेशनल एंथम वाज फर्स्ट संग इन, जो नेशनल एंथम हमारा जनगण मन, वो पहली बार कहाँ गाया गया था, और नहीं, पहली बार कब गाया गया था? 1911 में गाया गया था, ठीक है। और कहाँ गाया गया था? तो ये कलकत्ता में गाया गया था, कलकत्ता में गाया था। ये जो मतलब नेशनल लिखा किसने था नेशनल एंथम? तो ये नोबेल प्राइज विनर, आपको याद होना चाहिए, 1913 में जो नोबेल प्राइज विनर थे, पहले भारतीय नोबेल प्राइज विनर रविंद्रनाथ टैगोर जी, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज मिला था साहित्य में, साहित्य में, ठीक है। इन्होंने ये लिखा था नेशनल एंथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस आर्टिकल डील्स विद सेडिशन? तो जो ऑप्शन दिए गए थे उनमें पूछा गया था कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 124A है, आर्टिकल 124A है। इसमें दोस्तों ये लिखा हुआ है, ओवरऑल बताऊं मैं आपको ऊपर ऊपर, तो ये लिखा हुआ है कि भारत के अंदर, मतलब भारतीय जो कानून है, भारतीय सरकार जो है, जो भारतीय कानून व्यवस्था है, उसका कोई भी विरोध करेगा, या अपनी स्पीच के द्वारा, या रिटर्न स्पीच के द्वारा, या किसी भी मतलब सिंबल के द्वारा, किसी भी तरीके से अगर कोई भारतीय कानून का विरोध करेगा, भारतीय सरकार का विरोध करेगा, तो उससे इस आर्टिकल के तहत भारत सरकार उसे जेल में बंद कर सकती है, और उस पर जुर्माना भी लगा सकती है, उस पर जुर्माना लगा सकती है।
इस आर्टिकल का यूज करके अभी आपको मालूम होगा, जेएनयू के एक स्टूडेंट हैं, जेएनयू के स्टूडेंट हैं, क्या नाम उनका, जेएनयू के स्टूडेंट हैं, कन्हैया, कन्हैया को जेल में बंद किया गया था, ठीक है, इसी आर्टिकल का यूज करके, ठीक है। और जब उन्होंने भारत के वो किया गया था तो यही चार्जेस लगाए गए थे उनके। व्हेन द हल्दीघाटी बैटल टेक प्लेस, ये 1576 में। अगर आपने हमारे 2-3 दिन पहले जो एग्ज़ाम के रिव्यू अगर देखे होते, तो ये वाला एग्ज़ाम जो 25 तारीख को हुआ था, ये क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से अगर आप कर सकते थे, क्योंकि वहाँ मैं जब अकबर के बारे में बता रहा था तो मैंने पूरी अकबर की हिस्ट्री बताई थी, तो उसमें इसका जिक्र आया था। जो 1576 में हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, वो अकबर वर्सेस मेवाड़ के जो राणा थे, मेवाड़ के राणा महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप सिंह, इनके बीच में हुआ था। महाराणा प्रताप सिंह और अकबर का जो अकबर थे, इनके बीच में हुआ था। इनमें इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि जो अकबर की पूरी सेना थी, अकबर की जो पूरी सेना थी, उसको लीड कर रहा था मान सिंह। मान सिंह जो है अकबर की पूरी सेना को लीड कर रहा था। मान सिंह वही है दोस्तों जो क्वेश्चन आया था। तो जो मान सिंह इसके नवरत्न में से एक है, जिसके 9 नवरत्न थे ना, उनमें से एक है ये मान सिंह, ठीक है। तो पूछा गया था क्वेश्चन आपसे 2-3 दिन पहले, मैंने सब हिस्ट्री बताई थी कि अकबर का टेक केयर किसको माना जाता है, तो ये मान सिंह जी को माना जाता है, ठीक है। हल्दी घाटी में इन्होंने पूरी सेना को लीड किया था। महाराणा वर्ष के साथ लड़ाई हुई थी, महाराणा प्रताप सिंह जी हार गए थे, इनको हार का सामना करना पड़ा था। ये 4 दिन तक लड़ाई हुई थी, ये लगभग 4 दिन तक लड़ाई चली थी, ठीक है। ये 18 जून से लेकर 21 जून तक चली थी लड़ाई, ठीक है। कब चली थी? 1576 में, ये 1576 में, ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। तो हिस्ट्री दोस्तों पढ़िए, हिस्ट्री वीडियो में डालता हूँ, कहानी में मैं आपको बताऊंगा। हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे आप, पूरी हिस्ट्री आपके ज़ुबान पर होगी, आपको मज़ा इतना आएगा पढ़ने में, बस एक बार वो कीजिए, इंटरेस्ट लाइए। विच प्लेयर होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर स्कोरिंग मोस्ट सेंचुरी इन द टेस्ट, मतलब टेस्ट सेंचुरी, टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा सेंचुरी किसने बनाई? सचिन तेंदुलकर ने बनाई है, ठीक है। कितनी बनाई है? 51 बनाई है। और वनडे इंटरनेशनल में, ओडीआई में 49 बनाई है। टोटल इन्होंने मिला के 100 बनाई है, और दुनिया के सबसे ज़्यादा सेंचुरी बनाने वाले हैं इंटरनेशनल मैचों में, ठीक है। और टेस्ट मैच में जो दूसरे नंबर पे अगर आपसे पूछ लिया जाए, वैसे पूछता तो नहीं, वो है जैक कैलिस, जो 45 सेंचुरी बनाकर बैठे हैं, ठीक है। जैक कैलिस साउथ अफ्रीका के हैं, जैक कैलिस ये हैं। वनडे में तो इन्होंने कितनी बनाई है? 49 बनाई है। और दूसरे नंबर पे अगर पूछ लिया जाए आपसे, वो रिकी पॉन्टिंग है, रिक्की पॉन्टिंग, जिन्होंने 30 ही बनाई है केवल, ठीक है, ये बनाई है इतनी। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, जो टेस्ट मैच है उनमें सबसे ज़्यादा तो 51 इन्होंने बनाई है, वनडे मैच में 49 इन्होंने बनाई है, रिक्की पॉन्टिंग ने 30 बनाई है। और वनडे इंटरनेशनल में चौथी रैंक पे जो है वो विराट कोहली हैं, विराट कोहली, जिन्होंने 27 शतक लगाए हुए हैं, 27 शतक। और पूरी दुनिया में अगर बात की जाए, पूरे वर्ल्ड में बात की जाए सभी प्लेयरों में, तो युवराज सॉरी जो विराट कोहली हैं वो 42 शतक लगा चुके हैं, 42 शतक लगा चुके हैं वो, जो कि 10वें नंबर पे हैं। 10वें क्या, 9वें नंबर पे ही हैं, क्योंकि 42 शतक जयसूर्या ने भी लगाए हैं, तो 42 शतक लगा चुके हैं ये विराट कोहली, ठीक है। तो ये इतने अच्छे प्लेयर हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी? ध्यान से देखिएगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। मैग्नेटिक फ्लक्स सबसे पहले देखिए क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है फाई। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर बी और ए का डॉट प्रोडक्ट है। और समझिए मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, इसी को कहते हैं, बी को ही कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। बी को ही क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पे कोई प्लेन है, ऐसा जुकाम हो गया है, तबीयत थोड़ी ख़राब है दोस्तों, सॉरी इसके लिए अगर आवाज़ सही नहीं आ रही हो। तो देखिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो यहाँ से मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही है, तो इस सरफेस से जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन गुजरेगी उनकी जो संख्या होती है, नंबर ऑफ ऑल द फील्ड लाइन इंक्लूडिंग इन दिस सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कहलाती है कि मैग्नेटिक फील्ड की वो मात्रा जो इस गिवन सरफेस से होके गुजर रही है वो मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। तो इसका मैंने एरिया मान लिया कितना है, ए है। अगर ए एरिया से 5 फ्लक्स गुजर रहा है तो 1 मीटर स्क्वायर, ए मीटर स्क्वायर ये यूनिट मीटर स्क्वायर होगा, एरिया है, तो 1 मीटर स्क्वायर से कितना फ्लक्स गुजरेगा, 5/a। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब यही होता है कि पर मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले फ्लक्स की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो 5/a, 5/a की यूनिट होती है, 5 की यूनिट होती है वेबर, बाई ए की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, या तो वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है वेबर, और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। या देखिए फाइव इज इक्वल टू बी ए है, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 कर लें तो cos 0 1 हो जाएगा, और फाइव इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, b इंटू ए लिख सकता हूँ, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/a। तो 5/a की यूनिट वही होगी जो b की होगी, और b मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है जिसकी यूनिट होती है टेस्ला, क्या होती है टेस्ला। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, या तो टेस्ला हो जाएगी या वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी, ये याद रखिए, ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला। यहाँ पे याद रखिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसकी केवल इसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। वैसे भी देख सकते हैं दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या आता है, उसकी स्केलर क्वांटिटी आता है, मतलब दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो स्केलर क्वांटिटी, और दो वेक्टर का अगर ये हो क्रॉस प्रोडक्ट तो वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी आता है, ठीक है। जबकि बी हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो डेंसिटी बी है ये हमारा क्या है, ये बी हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, और मैग्नेटिक फ्लक्स जो केवल है वो क्या हमारा, वो स्केलर क्वांटिटी है, केवल एक संख्या बताएगा कितना फील्ड मतलब कितनी लाइनें जा रही हैं बस। साइंटिफिक नेम ऑफ लिजार्ड, छिपकली का साइंटिफिक नेम क्या है, यह है लेसर टेलिया, ठीक है, यह है लेसर टेलिया। ये प्लांट में पाए जाते हैं, वस्कुलर ये बंडल्स जो हैं ये प्लांट में पाए जाते हैं। वस्कुलर बंडल को हिंदी में कहते हैं संवहनीय बंडल, संवहनीय संवहनीय बंडल, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया था इकोनॉमिक्स का, डिमांड इंक्रीज फ्रॉम इतना टू इतना, ये डिमांड वो हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है जब प्राइस में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये ज़्यादातर यही होता है दोस्तों, मार्केट में कोई सी वैल्यू की अगर प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो ये पूछा गया था फाइंड इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मतलब उसका ये पूछा गया था कि ये जो डिमांड है, डिमांड में कितना रिलेटिव चेंज आया है विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव चेंज इन प्राइस, ये होता है। तो इसको ई से डिनोट करते हैं, ये होता है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, इसका मतलब ये होता है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। ये कैसे निकालते देखिए, कभी आपसे इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस पूछ ले जाए ईपी, वो फॉर्मूला आप याद रखेंगे, रिलेटिव चेंज इन वो डिमांड, रिलेटिव चेंज इन डिमांड। ये क्वेश्चन आएगा जरूर दोस्तों, अगर आप फ्यूचर में एग्जाम देने वाले हैं कोई सा भी अगर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आता है तो ये जरूर आता है। और ये है आपका रिलेटिव चेंज इन प्राइस। रिलेटिव चेंज का मतलब क्या होता है, रिलेटिव मतलब चेंज अपॉन किसी के रिलेटिव। तो मतलब रिलेटिव चेंज मतलब मैंने मान लिया क्यू को डिमांड मान लिया, क्यू को डिमांड मांगे, पी को हम क्या मानेंगे, वो मानेंगे प्राइस मानेंगे।
ठीक है। तो रिलेटिव चेंज इन डिमांड, तो रिलेटिव चेंज मतलब किसी का भी रिलेटिव निकालना हो, किसी का भी रिलेटिव चेंज क्या होता है, उस क्वांटिटी में चेंज, डेल्टा क्यू क्या, उस क्वांटिटी में चेंज, मतलब क्वांटिटी में चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे 775 से 650 हो गया, तो फाइनल कितना है 650, इनिशियल कितना 750, तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस डिमांड, विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस डिमांड, ये होता है रिलेटिव चेंज। किसी भी वैल्यू में, किसी भी क्वांटिटी में जो रिलेटिव चेंज होता है वो क्या होता है कि उस क्वांटिटी में चेंज कितना हुआ है और डिवाइड बाय प्रीवियस क्वांटिटी कितनी थी। तो इसमें डेल्टा पी अपॉन पी हो जाएगा। ठीक है। अब चेंज कितना हुआ 750 से 650, तो फाइनल कितना हुआ 650 माइनस 750। ठीक है। और इनिशियल वैल्यू कितनी है इसकी 750। और डेल्टा पी कितना हो जाएगा 15 से 20, तो ये 20 5 हो जाएगा चेंज। और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका, ये प्रीवियस कितना है 15। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 650 माइनस 750 माइनस 100 डिवाइड बाई 750। और ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 5, तो 5 से ये कट जाएगा 3, 3 से ये कट जाएगा 2, ये 5 0, ये आपका ये कट जाएगा। तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई पी जो वैल्यू आ जाएगी इसकी, जो मॉडुलस वैल्यू आ जाएगी इसकी, जो मैग्नीट्यूड इसका आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 10/25, मतलब 10 भी कट जाएगा, ये 5 से ये 2 से, तो 2/5, 2/5 मतलब 0.4 आ जाएगा, 0.4। ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ईपी कितना आ जाएगा आपका 0.4। तो ये थे जो क्वेश्चन पूछे गए थे 25 उसको जनवरी को एसएससी सीएचएसएल के। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, कमेंट करके हमें बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। हमारे ऐसे जितने भी हमने रिव्यू किए हैं आप सभी देख लीजिए, अगर आप फ्यूचर में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वो बहुत आपके लिए फ़ायदा होगा। मैं आपके लिए के मतलब पूरी हिस्ट्री के, जियोग्राफी के लेक्चर एक सीरीज़ में डालूंगा, एक पैटर्न में डालूंगा, और इतने अच्छे से आपको वो समझ में आएंगे कि आपको सब कुछ इजी लगना शुरू हो जाएगा। कोई भी एग्जाम में जीएस का पोर्शन सबसे आपका इजी होगा। ठीक है। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।